विद्यार्थियों, जैसा कि हम इससे पूर्व के वीडियो में उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि अल्पकाल में एक साधन को स्थिर रखकर दूसरे साधन को बढ़ाने पर उत्पत्ति पर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। लेकिन दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन एक साथ परिवर्तित किए जा सकते हैं, जिससे किसी भी साधन को स्थिर रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पैमाने के प्रतिफल या रिटर्न टू स्केल में हम उत्पादन के सभी साधनों को एक से अनुपात में परिवर्तित करके उसका उत्पादन पर प्रभाव देखते हैं। ध्यान रखना यहाँ कि सभी साधनों को एक से अनुपात में हम परिवर्तित करते हैं पैमाने के प्रतिफल में, जबकि उत्पत्ति ह्रास नियम में साधनों का अनुपात स्थिर नहीं रहता है, बदल जाता है। इस संबंध में जो है तीन संभावनाएं हमारे सामने आती है। पहली, पैमाने के समान प्रतिफल, पैमाने के वर्धमान प्रतिफल और पैमाने के घटते हुए प्रतिफल। तो हम प्रारंभ में भी इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो पैमाने के प्रतिफल हैं उसकी प्रमुख जो बातें हैं वो तीन बातें हैं जो स्पष्ट हो जानी चाहिए। पहली यह है कि इनका संबंध दीर्घकाल से होता है, यानी ये दीर्घकालीन उत्पादन फलन पर आधारित होते हैं। दूसरा, इसमें साधनों का अनुपात स्थिर रहता है, यानी सभी साधनों की इकाइयों को एक से अनुपात में परिवर्तित किया जाएगा, यानी साधनों का आपसी अनुपात स्थिर बना रहेगा। और तीसरा, इनमें एक फर्म के लिए साधनों की कीमतें स्थिर मानी जाती है, यानी ये माना जाता है कि एक फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा में उत्पादन करती है और इसलिए जो है उनकी कीमतें स्थिर बनी रहती है। प्रोफेसर स्टोनियर व हैग ने पैमाने के प्रतिफल एवं परिव्यय के प्रतिफल यानी रिटर्न टू स्केल एंड रिटर्न टू आउटले में अंतर किया है। वो पैमाने के प्रतिफल में मानते हैं कि सभी साधन एक से अनुपात में बने रहते हैं क्योंकि वे एक से अनुपात में ही परिवर्तित किए जाते हैं। लेकिन यदि साधन भिन्न भिन्न अनुपातों में परिवर्तित किए जाते हो तो उसे हम परिव्यय के प्रतिफल कहेंगे, जिसमें साधनों के अनुपात बदल जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि पैमाने के प्रतिफल व परिव्यय के प्रतिफल दोनों में साधनों की कीमतों को स्थिर माना जाता है। अब हम पैमाने के प्रतिफल की अलग अलग दशाओं को लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं पैमाने के समान प्रतिफल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जैसा कि हम पहले भी बता चुका हूं कि जब उत्पत्ति की मात्रा ठीक उसी अनुपात में बढ़ती है जिसमें कि साधनों की मात्राएं बढ़ाई जाती है तो उसे हम पैमाने के समान प्रतिफल की स्थिति कहते हैं। एक फर्म के लिए साधनों की कीमतें दी हुई होने के कारण यहाँ कुल लागत भी उत्पत्ति के अनुसार ही बढ़ती है। जैसा कि यदि हम मान लें कि एक x और एक y साधन मिलकर के q मात्रा में माल उत्पन्न करते हैं तो 2x और 2y साधन मिलकर के 2q माल का उत्पादन करेंगे। तो यहाँ पैमाने के समान प्रतिफलों की दशा मानी जाएगी। इसी प्रकार से अगली बार जब हम 4x और 4y साधनों का उपयोग करेंगे तो पिछली की स्थिति की तुलना में जो है उत्पादन भी दुगना हो जाएगा। तो पैमाने के समान प्रतिफलों की स्थिति में उत्पादन अब 4q हो जाएगा। तो इस प्रकार से जिस अनुपात में हम साधनों को परिवर्तित करते हैं उसी अनुपात में उत्पत्ति परिवर्तित हो जाती है। इसको हम एक सारणी के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। ये सारणी है आपके सामने। इसमें जो है पहले स्थिति ली गई है 1 2 3 4, फिर श्रम व पूंजी की इकाइयाँ ली गई है, श्रम प्लस पूंजी की इकाइयाँ, फिर उनसे उत्पन्न होने वाली उत्पत्ति की मात्रा को लिया गया है और फिर श्रम व पूंजी में पिछली स्थिति की तुलना में जो परिवर्तन हुआ है उसे हम साधनों में परिवर्तन के रूप में देखते हैं और फिर उत्पत्ति में वृद्धि इसी प्रकार से पिछली स्थिति की तुलना में कितनी हुई है। स्थिति 3 में स्थिति 2 की तुलना में श्रम व पूंजी में 100% की वृद्धि होती है ना। यह हम शुरू से ही देखते हैं। शुरू में हम जब एक श्रम और एक पूंजी की इकाई लेते हैं तो उत्पत्ति की मात्रा 1 होती है और इसमें साधनों में परिवर्तन और उत्पत्ति की मात्रा में परिवर्तन कुछ नहीं होता है क्योंकि इससे पहले साधन ही नहीं है, शून्य साधन नहीं हो सकते।
दूसरी स्थिति में जब हम श्रम एवं पूंजी की इकाइयों को 2+2 करते हैं, 2 श्रम और 2 पूंजी लेते हैं, यानी दुगना करते हैं, तो उत्पत्ति की मात्रा भी दुगनी हो जाती है, 1 से बढ़कर के 2 हो जाती है। और साधनों में जो परिवर्तन हुआ है वो 100% हुआ है, यानी 1 से बढ़कर के 2 हुआ है तो 100% परिवर्तन हो गया। और तो उत्पत्ति की वृद्धि भी 1 से 2 हो गई है, यानी 100% हो जाती है। इसी प्रकार से स्थिति 3 में जब हम श्रम और पूंजी की इकाइयां 4 लेते हैं, यानी 2 से 4 करते हैं, यानी 100% परिवर्तन किया है हमने, तो उत्पत्ति की मात्रा में भी 2 से 4 100% परिवर्तन हो जाता है, जो आगे दिख रहा है। साधनों में प्रतिशत परिवर्तन 100, उत्पत्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन 100। इसके बाद जब हम श्रम एवं पूंजी की 6 इकाई लेते हैं, है ना, तो उत्पत्ति की मात्रा भी 6 हो जाती है। श्रम और पूंजी में 6 लेने का मतलब 4 से 6 लेना, तो कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? 50%, क्योंकि परिवर्तन कितना हुआ है? 2 का, 2 श्रम और 2 पूंजी का हुआ है ना। तो 2/4 × 100 बराबर 50, तो 50% हो जाएगा। इसी प्रकार से उत्पत्ति की मात्रा में भी परिवर्तन हो जाएगा। 4 से 6 हुआ है 2, 2/4 × 100 बराबर 50%। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस अनुपात में हम साधन बदल रहे हैं, है ना, साधनों में जितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, उत्पत्ति की मात्रा में ही उतना ही प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। तो ये उत्पत्ति में परिवर्तन के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो है पैमाने के समान प्रतिफल की स्थिति ये है। फिर हम लागतों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि पैमाने के समान प्रतिफल की स्थिति किस प्रकार से होती है। एक अन्य तालिका मैं लेता हूं जिसमें लागतों के द्वारा दिखाया जाएगा। यहाँ आप देख लीजिए, स्थिति श्रम व पूंजी की इकाइयां वही है जो पिछली टेबल में हमने ली थी, उत्पत्ति की मात्रा भी वही है। इससे आगे है दीर्घकालीन कुल लागत, यानी LTC, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। फिर है दीर्घकालीन औसत लागत, LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। और फिर है दीर्घकालीन सीमांत लागत, यानी LMC, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ जो LTC की मात्रा है ना, टोटल कॉस्ट यानी लागत क्या आ रही है, तो अब देखिए लागत पहली स्थिति में क्या आ रही है, 1 श्रम और 1 पूंजी, दोनों को मिलाएंगे तो लागत 2 आ जाएगी। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति में लागत आ रही है 2 + 2 यानी 4। फिर तीसरी स्थिति में 4 + 4 8, और चौथी स्थिति में 6 + 6 12। तो ये हमारी कुल लागत है इकाइयों के रूप में, श्रम की इकाइयों के रूप में। और उत्पत्ति की मात्रा जो है वही पिछली वाली टेबल वाली है, उसमें 1 2 4 और 6। अब दीर्घकालीन औसत लागत, दीर्घकालीन औसत लागत हम कैसे निकालेंगे? LTC में उत्पत्ति की मात्रा का भाग देने पर, LAC = LTC/Q कह सकते हैं हम उत्पत्ति की मात्रा को। तो उत्पत्ति की मात्रा में हम भाग देंगे तो हमें LAC प्राप्त हो जाएगी। 2 में 1 का भाग देंगे तो 2, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2, फिर 8 में 4 का भाग देंगे तो 2, और 12 में 6 का भाग देंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें LAC प्राप्त होती है। फिर है LMC, LMC होता है डेल्टा LTC/Q, यानी दीर्घकालीन कुल लागत में परिवर्तन बटा उत्पत्ति की मात्रा में परिवर्तन। तो यहां पर देखिए दीर्घकालीन उत्पादन लागत में परिवर्तन कितना हो रहा है? दीर्घकालीन उत्पादन लागत में 2 है, प्रारंभ में हम 2 ले लेते हैं, है ना। इससे पहले हम शून्य मान लेते हैं, तो दीर्घकालीन 2 से पहले 0 है, तो 2/1 उत्पत्ति की मात्रा, है ना, ये 2/1 तो आ जाएगा 2 है। फिर 4 कितना परिवर्तन हुआ है? यहाँ परिवर्तन कितना हुआ? 2 का। यहाँ परिवर्तन कितना हुआ? 1 का, तो 2/1 2। फिर यहाँ कितना परिवर्तन हुआ है? 4 से 8 हुई है तो 4 का परिवर्तन। यहाँ परिवर्तन हुआ है 2 का, 2 से 4 हुई है तो 4/2 2। इसी प्रकार से यहाँ परिवर्तन हुआ है 2 का, और यहाँ परिवर्तन हुआ है 4 का, तो 4/2 2। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दीर्घकालीन सीमांत लागत भी 2 2 2 2 आ रही है। तो पैमाने के समान प्रतिफलों की दशा में दीर्घकालीन सीमांत लागत स्थिर होती है, और यह दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर होती है। दोनों ही बराबर है। देखिए औसत लागत भी 2 है और सीमांत लागत भी 2 है।
लागतों का जो यहाँ पर विवेचन है उससे हमें पता चलता है या आसानी से समझ में आ सकता है कि इस स्थिति में सीमांत लागत स्थिर क्यों है। क्योंकि जब कुल लागत के 10% बढ़ने से कुल उत्पत्ति भी 10% बढ़ जाती है, तो दीर्घकालीन लागत सीमांत और औसत का स्थिर रहना स्वाभाविक है। इसको हम एक रेखा चित्र पर भी देख सकते हैं। ये देखिए रेखा चित्र पर, यहाँ पर OX अक्ष पर उत्पत्ति की मात्रा ली गई है और OY अक्ष पर साधन लिए गए हैं। साधन यानी श्रम और पूंजी की मात्राएं। यहाँ TC यानी टोटल कॉस्ट वक्र 2, 4, 8, 12 मूल बिंदु से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, यानी दीर्घकालीन कुल लागत निरंतर बढ़ रही है। जबकि LMC और LAC दोनों ही समान है, जैसा कि इस सारणी में था। देखिए 2, 2, 2, 2, 2, 2 सारे समान है, तो इसलिए ये भी दोनों समान हो जाएगी और यहाँ LMC = LAC रहेगी। LMC जो है वो दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र है जो क्षैतिज होता है। एक फर्म के लिए पैमाने के समान प्रतिफलों की दशा में दीर्घकालीन समान लागत ऐसी ही होती है। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि क्या उद्योग के लागत वक्र की भी इसी प्रकार की स्थिति हो सकती है, जबकि इस पर तो साधनों की कीमतों के परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है ना। जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसमें उद्योग के लिए भी पैमाने के समान प्रतिफलों की जो मान्यता है वो काफी लोकप्रिय मानी जाती है ना। तो पैमाने के समान प्रतिफलों को लागतों के अलावा हम समोत्पत्ति वक्रों के द्वारा भी समझा सकते हैं। पूर्व में समोत्पत्ति वक्र पढ़ चुके हैं, तो इस रेखा चित्र में अगर आप देखें, ये हमने समोत्पत्ति वक्र लिए हैं 10 इकाई, 20 इकाई और 30 इकाई के, है ना। तथा इस पर हमने 3 किरणें डाली है, OM, OM1 और OM2। ये देखिए OM इस पर हमने जो 3 किरणें डाली है वो है OM, OM1 और OM2। ये जो तीनों किरणें हैं ये पैमाने की रेखाएं कहलाती है, स्केल लाइंस या पैमाने की रेखाएं कहलाती है, अथवा विस्तार पथ, जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। हम इसे विस्तार पथ या एक्सपांशन पथ भी कहते हैं। ये पैमाने की रेखाएं फर्म के लिए उत्पत्ति की विभिन्न मात्राओं वह X और Y साधनों के न्यूनतम लागत संयोगों की सूचक होती है। जहां न्यूनतम लागत संयोग होंगे वहीं पर ये लाइंस आएंगे। इस रेखा चित्र में OM, अगर हम पैमाने की रेखा लेते हैं बीच वाली, ये OM या विस्तार पथ जो है वो क्या है, OA, OB और C, ABC से जा रहा है। तो यहां पर OA = है AB = है BC, यानी तीनों की दूरी, OA की दूरी, AB की दूरी और BC की दूरी, ये तीनों ही दूरी समान होती है। तो इस पर पैमाने के समान प्रतिफल मिल रहे हैं। हमें इससे पता चलता है कि समोत्पत्ति वक्रों के बीच की दूरी बराबर है या दूरी बराबर है। प्रारंभ में जब हम 1 इकाई X और 1 इकाई Y, ये देखिए 1 इकाई X और 1 इकाई Y लेते हैं, लेने पर 10 इकाई माल उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि ये 10 इकाई माल उत्पन्न करने वाला समोत्पत्ति वक्र है जो A बिंदु पर इस किरण को स्पर्श, जहां पर ये किरण जो OM है इसको A बिंदु पर काट रही है। बाद में जब हम 2 इकाई X और 2 इकाई Y लेते हैं तो ऐसी स्थिति में उत्पत्ति बढ़ करके 20 इकाई हो जाती है, यानी दुगनी हो जाती है। जब हमने साधनों को दुगना किया तो उत्पत्ति भी दुगनी हो जाती है। यानी प्रत्येक साधन में 100% की वृद्धि से उत्पत्ति में भी 100% की वृद्धि होती है। ये स्थिति हम A से B तक देख सकते हैं। बाद में हम जब B से C तक साधन X की मात्रा में 50% परिवर्तन करते हैं, देखिए अब 2 से 3 पर जा रहे हैं हम, तो 50% परिवर्तन हो रहा है, यहाँ 100% परिवर्तन नहीं हो रहा है। तथा साधन Y में भी हम ऐसे ही 2 से 3 पर जाते हैं तो 50% की वृद्धि करते हैं, तो उत्पत्ति 20 से बढ़ करके 30 इकाई हो जाती है।
यानी 50% की वृद्धि होती है। तो साधनों को 50% बढ़ाया तो उत्पत्ति की मात्रा भी 50% बढ़ गई। तो इस प्रकार से जो है रेखा चित्र में अगर हम देखें, है ना, तो पैमाने की रेखा के OM के बजाय OM1 हो जाने अथवा OM2 हो जाने से भी कोई अंतर नहीं पड़ता है और इन पर भी पैमाने के समान प्रतिफल ही मिलते हैं। तो अतः जब हम समस्त साधनों की इकाइयों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाते हैं और उत्पत्ति भी उसी अनुपात में बढ़ती है तो उसे हम पैमाने के समान प्रतिफलों की दशा कहते हैं। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की पैमाने की बचतें या अमितव्यताएं प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमने आज पैमाने के प्रतिफलों का अर्थ और पैमाने के समान प्रतिफलों की व्याख्या की है।